गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो विज्ञान का श्रृंखला शुरू किए थे उसका यह दूसरा कड़ी होगा। तो आज क्या देखेंगे, हम लोग फिजिक्स के बारे में शुरू कर रहे हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले क्या देखेंगे, तो उसका परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि जो वन डे एग्ज़ाम होता है उसमें आपको फिजिक्स के बारे में उसका पूरा ही उसका पीएचडी करना होगा और उसके गूढ़ रहस्य आपसे पूछे जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो दिनचर्या या सामान्य आपके जीवन में जो आवश्यकताएं होती है, विज्ञान संबंधी जानकारियाँ चाहिए, वही पूछी जाती हैं। तो हम आशा करते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे वह उसके लिए एकदम परिपूर्ण है और आप आराम से आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एसआई का एग्ज़ाम है या बीएसएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होगा या 66वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा प्री होगा, जो आएगा ही तो होगा ही। और कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो जिसमें विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं तो वह आप सही बना लोगे। तो शुरू करते हैं। विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी है, यानी फिजिक्स है। परंतु प्रकृति वास्तव में द्रव, ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि सब अलग थलग हैं और सब आपस में रिलेटिव नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक या एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः वे आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया होगा। इस प्रकार द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहा जाता है, या फिजिकल साइंस कहिए इसको। आगे देखते हैं। मापन यानी मेजरमेंट, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो यानी मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होती है, उसको क्या कहेंगे, वह अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी राशियाँ कितने प्रकार की हो गई, तो दो प्रकार की भौतिक राशियाँ, एक सदिश एक अदिश। अदिश में क्या होगा, केवल परिमाण होगा, उसका दिशा यानी डायरेक्शन का हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो में क्या कहेंगी, तो भौतिक अदिश राशियाँ कहलाएंगी। जैसे समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल, कार्य आदि अदिश राशियाँ हैं। वहीं वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियाँ हैं। क्योंकि हम लोग यह न पूछेंगे कि जो कार्य हुआ, या यहाँ देखिए समय, द्रव्यमान या दूरी या विद्युत धारा या चाल, कार्य, ऐसा ये किस दिशा में है, इसे कोई मैटर नहीं है। एक बार कोई कह दिया कि इतना समय, तो समय, ये ना पूछेगा कि समय नॉर्थ होगा, ईस्ट होगा, किधर होगा, किधर गया, किधर आया, कोई मैटर नहीं है। लेकिन वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, इसमें क्या है, इस समय के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। कितना किलोमीटर के वेग से यह इस दिशा में गया, ईस्ट में गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, साउथ में, किधर भी गया कहा जा सकता है, ऊपर गया है नीचे गया, तो वह सदिश राशियाँ हैं। मूल मात्रक पूर्णतया स्वतंत्र रहते हैं। मात्रक भी क्या, एक मूल मात्रक होगा और एक उस पर आधारित यानी मात्रक होंगे, तो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, ये सब क्या है, सब मूल मात्रक है। यहाँ देखिए मूल मात्रक और उसके एसआई मात्रक यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट या इकाई कहिए, तो लंबाई लेंथ है। तो इसका जो मूल मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान मास, इसका मूल मात्रक किलोग्राम। समय का सेकेंड। विद्युत धारा एम्पियर। ताप यानी टेम्परेचर का सेल्सियस नहीं, केल्विन, क्या ताप का क्या होगा, केल्विन। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रा क्या होता है, ऐसा ही मात्रा कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रक मोल होता है। क्या नाम है इसका, मोल। और आगे देखिए कुछ प्रचलित मात्रक, जैसे इससे भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे फेवरेट कौन है एग्जामिनरों का, ऐसे तो सब हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का मात्रक है, यानी दूरी का। खगोलीय मात्रक
यह भी डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक है। एक खगोलीय मात्रक मतलब जानते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वह 1 EU यानी 1 एंगस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय दूरी। पारसेक यह भी दूरी का मात्रक है। लगभग 3 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता किसमें मापा जाता है, तो डेसिबल यह इसका यूनिट है। नॉटिकल मील तो यह समुद्री दूरी को कैसे मापेंगे हम लोग, उसका यूनिट तो नॉटिकल मील, और 1 नॉटिकल मील बराबर 1885 मीटर। नॉट यह समुद्री गति यानी जहाज जो चलता है उसको किस में मापा जाता है, तो नॉट में। फायदम तो समुद्र की गहराई मापी जाती है फायदम में। डायोप्टर लेंस की क्षमता मापा जाता है किसमें, तो डायोप्टर में। आगे देखिए पास्कल, तो पास्कल किसका इकाई है, तो यह दाब का। हर्ट्ज तो यह आवृत्ति का इकाई है। एम्पियर का इकाई, एम्पियर विद्युत धारा का इकाई है, तो एम्पियर किसका इकाई है, विद्युत धारा का। ल्यूमेन, तो ल्यूमेन क्या है, तो यह ज्योति फ्लक्स का इकाई है यानी मात्रक है। बार तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। पराध्वनिक गति उसको क्या, जहाज चलता है हम लोग राफेल क्या सुना गया, इसका रफ्तार 1 मैक प्लस इतना है, 2 मैक है, जो मिसाइल होता है उसकी रफ्तार होता गया हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक। इसी तरह जो सबसोनिक यानी ध्वनि की रफ्तार से कम, सुपरसोनिक ध्वनि की रफ्तार से अधिक, हाइपरसोनिक यानी ध्वनि की रफ्तार का 5 गुना, तो उसका संख्या क्या है, 1 मैक बराबर ध्वनि की रफ्तार की बराबर। तो पराध्वनिक गति तो मैक में मापा जाता है। ऊष्मा की मात्रा कैलोरी में व्यक्त की जाती है, और भारत में गरीबी इसी कैलोरी के आधार पर निर्धारित की जाती है। विद्युत आवेश तो कूलम्ब इसका मात्रक होता है, विद्युत आवेश कूलम्ब। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट। शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति वाट, और कार्य का जूल, कार्य का जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। और रेडियो एक्टिविटी तो रेडियो एक्टिविटी का मात्रक बैकुरल, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक बैकुरल होता है। आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चलित दूरी क्या कहलाएगी, तो वह 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है, तो यह अरबवां भाग होता है। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर बराबर 1 नैनोमीटर। रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने में, रिक्टर पैमाने का। 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष होता है। थोड़ा सा छूट गया था ऊपर वाले में, देख लेते हैं यहाँ पर। DDT यह डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका पूरा नाम है। इसी तरह CNG तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिम तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका पूरा नाम। रडार रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह ग्रीन हाउस गैस है। ATM का पूरा नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। CFL का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और LPG यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा यहाँ सापेक्षा का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। और आइंस्टीन को नोबेल किसके लिए मिला था, सापेक्षता के लिए नहीं मिला था, उनको नोबेल मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तरंग गति के बारे में। तो यांत्रिक गति यानी तरंग गति में पहला यांत्रिक गति, तो यानी अंग्रेजी में कहेंगे इसको मैकेनिकल वेव है। यांत्रिक तरंगों के 2 प्रकार होते हैं, एक अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ यानी सिंपल, यह प्रकाश का जो तरंग होता है वह प्रकाश कैसे गति करेगी, तो अनुप्रस्थ तरंग की भांति, और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के भांति। क्लियर है।
जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समानांतर हो तो इस प्रकार के तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। उदाहरण, वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। यानी कि जो ध्वनि का तरंग जो होगा उसके लिए एक सोर्स होगा, यहाँ पर हम पीटेंगे, प्रहार करेंगे तो वह ध्वनि उत्पन्न होगा। और ध्वनि की तरंगे इस तरह से सीधा नहीं जाती है, वह कैसे जाएगी, वह एकदम इस तरह से, मतलब यह ऊपर नीचे करके जाती है। मतलब कि क्या, इस तरह से कहा जाए तो आगे पीछे धक्का दे देकर जाती रहती है। जबकि प्रकाश तरंगे इस डायरेक्ट चलेगी, कोई नो टेंशन। यही कारण है कि ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता है, जबकि प्रकाश तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। गैस में तरंगे उत्पन्न की जाती है तो गैस में तरंगे उत्पन्न की जाती है तो केवल अनुदैर्घ्य तरंगे। जो गैस में केवल अनुदैर्घ्य तरंगे, सितार के तरंग की तरंगे होती है तो वह अनुप्रस्थ तरंग। तो सितार के तार की तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो यहाँ देखिए, इसके संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती हैं तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। कौन? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होता है। तो प्रकाश कैसे होगा? यह प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हुई और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है, यानी कि इसको माध्यम न चाहिए। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है क्या? तो उसका नाम है इंफ्रारेड, यानी अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल होता है। आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है एक्सरे किरण का। वहीं सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्सरे किरण। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त होती है तो वही एक्सरे किरण। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग है, खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। यहाँ देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे, खोजकर्ता का नाम मिलेगा आपको, तरंग दैर्घ्य यानी परिसर जो एंगस्ट्रॉम में होगा, और उपयोग तो गामा किरणें। तो गामा किरणें की खोज किसने किया? बैकुरल ने। और इसका जो तरंग दैर्घ्य परिसर है, यानी तो यहाँ कितना है? तो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक। यह 1 मीटर मोटे एल्युमिनियम के जो पत्थर है, या उसको कहिए जो ढाल कहा जाएगा, 1 मीटर मोटा तो दीवार हो जाएगा, उसको भी वेध सकता है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में की जाती है। और यह न्यूट्रल प्रकार का होता है, यानी ना यह निगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। एक्सरे किरण, आविष्कारक यानी खोजकर्ता रोन्टजन। और इसका तरंग दैर्घ्य परिसर तो 1 एम्पियर से लेकर, एम्पियर नहीं एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है। पराबैंगनी किरणें, इसके खोजकर्ता रीटर महोदय थे। और इसका तरंग परिसर 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अदृश्य लिखावट को देखने, उंगली के निशानों का पता लगाने, नकली करेंसी का पता लगाने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। और ओजोन गैस हमें क्या क्यों बचाती है? ओजोन गैस हमें इसी ईवी किरण यानी ईवी रेज से बचाती है। दृश्य विकिरण यानी जो हम लोग देख पाते हैं, इसके खोजकर्ता न्यूटन महोदय। इसका तरंग परास होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती, यानी कि इस तरह का जो रेडिएशन, यह जो परास है, इसमें हमारी आंखें देख पाती हैं। और रक्त विकिरण यानी अभी हमारा आँख न देख पाएगा। और इसके खोजकर्ता हर्शेल थे। यह 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक इसका मतलब परास होगा। ये किरणें उष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में टीबी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे, और इसके खोजकर्ता हेनरिक या हर्ट्ज तरंगे, तो हेनरिक हर्ट्ज कहिए, तो लघु रेडियो तरंगे कहिए या हर्ट्ज तरंगे, खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज। 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तक।
और इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। और दीर्घ रेडियो तरंगे खोजकर्ता मार्कोनी महोदय, और इसका परास 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 14 एंगस्ट्रॉम तक होगा। एवं इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न में होता है। तो तरंग के बारे में इतना जानकारी काफ़ी है। आगे देखिए ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या होगा? तो यह ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य किस्म की होती हैं। ध्वनि के आधार पर आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक श्रव्य यानी जो हम लोग सुन पाते हैं, एक श्रव्य यानी हम लोग जिसको नहीं सुन पाएंगे, वह हम लोग को सुनने की क्षमता से कम है, और एक पराश्रव्य यानी इसका मतलब क्या होगा, यह भी हम लोग न सुन पाएंगे। यहाँ देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज वाली तरंगे श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव कहे जाते हैं, जो लोग सुन पाते हैं। श्रव्यता यानी सुनने की सीमा, तो यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहेंगे? तो 20 हर्ट्ज से जो नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं, जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं, उसको अश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। सिर्फ मनुष्य, यहाँ देखिए मनुष्य क्या करेगा? तो मनुष्य केवल श्रव्य तरंग यानी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच का ही ध्वनि आवृत्ति वाले ध्वनि को ही सुन पाता है। जबकि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगे भी सुन पाते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने, समुद्र की गहराई ज्ञात करने, गठिया रोग में एवं मस्तिष्क का ट्यूमर पता लगाने में पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल होता है। सोनार में कौन सी तरंग का प्रयोग होता है? तो पराश्रव्य तरंगे का। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है किस पर? तो वह माध्यम की प्रत्यास्थता यानी इलेस्टिसिटी एवं घनत्व डेंसिटी पर निर्भर करती है, दाब पर नहीं। जब ध्वनि यहाँ देखिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। याद कीजिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है तो अलग अलग। एक पूर्णतः दृढ़ छड़ में ध्वनि वेग होगा क्या? तो बहुत तेज, सबसे अधिक अनंत तक चला जाएगा। और ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक होता है ठोस में। ध्वनि का गमन नहीं होगा कहाँ? तो निर्वात में। हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होती है, गैस में अपोजिट होता है। हल्की गैस में ध्वनि तेज चलेगा और भारी गैस में ध्वनि धीरे धीरे चलेगी। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्यों? कम घनत्व के कारण। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। अगर माध्यम का ताप बढ़ जाएगा तो ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाएगा। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर सेंटीग्रेड बढ़ जाती है। ये सब क्या क्वेश्चन आते हैं। दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहता है। यानी दाब का मान में वृद्धि या कमी हो जाए तो भी क्या होगा? गैस में ध्वनि की चाल का मान अपरिवर्तित रहेगी, कोई चेंज न होगा। वायुयान की चाल को मापा जाता है किस में? तो मैक संख्या में। जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी तो मैक संख्या का मान क्या होगा? 1। यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का दोगुना हो तो मैक संख्या 2। पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक यान को मैक संख्या 1 से अधिक होगा उसका मैक संख्या। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे? अति पराध्वनिक यानी हाइपरसोनिक कहलाता है। ध्वनि के लक्षण क्या होगा? 3। तीव्रता, तारत्व तथा गुणवत्ता यानी क्वालिटी। ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? तो तीव्रता, इंटेंसिटी के कारण। ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि की मोटी तथा या तीक्ष्ण, श्रील कहते हैं उसको, तो पिच यानी तारत्व के कारण। किसके कारण? तारत्व यानी पिच के कारण। किसके कारण समान तीव्रता व समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है? तो गुणवत्ता के कारण। महिलाओं का तारत्व पिच क्या होगा? पतला, तभी उनकी आवाज़ें सुरीली लगती है। और पुरुषों का क्या होगा तारत्व? तो वह कम होता है, वो मोटा आवाज होता है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किस पर? तो उसके आवृत्ति पर। मोटी ध्वनि का तारत्व कम होगा जबकि बारीक ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का
परावर्तन। और मिनिमम कितना दूरी होना चाहिए, तो 17 मीटर। यहाँ देखिए लगभग 16.6 मीटर। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में रहता है कितना देर, 1/10 सेकेंड तक। प्रतिध्वनि यानी यू को सुनाई देने के लिए श्रोता यानी सुनने वाले एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो 16.6 मीटर। क्यों? क्योंकि उतना देर में ध्वनि वहां से टकराकर वापस चला है और बीच में समय कितना हो जाएगा, क्योंकि कान में ध्वनि 1 सेकेंड का 10वां भाग तक रहता है। इसे पहले आएगा तो हम नहीं सुनाई देगी, इसलिए इसके बाद में आना चाहिए। सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्मोकोल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अनुरणव यानी रिवर्बरेशन से बचाव के लिए, यानी कि ध्वनि का टकराव न हो जाए। संगीत के कारण खिड़की के शीशों का टूट जाना एवं सैनिकों के ताल में परेड करने से पुल का टूटना घटित होता है। किसके लिए, तो अनुनाद के कारण। रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय अनुनाद यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिसोनेंस पर। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना ध्वनि के क्या, तो अपवर्तन के कारण होता है। बंद कमरों में भी ध्वनि का सुनाई देने का कारण क्या है, तो ध्वनि का विवर्तन। याद कीजिए, ध्वनि का विवर्तन। पास के रेडियो स्टेशन का प्रसारण कभी कभी साफ न सुनाई देता है देना। क्यों? क्योंकि विनाशी या व्यतिकरण मतलब डिस्ट्रक्टिव या इंटरफेरेंस के कारण इस तरह से ना आवृत्ति चलते रहता है। अगर स्टेशन से यहाँ से आवृत्ति गया और यह घर यहीं पर है तो इसको क्रॉस करके चला गया, जिस कारण हम लोग कभी कभी न सुन पाते हैं। समुद्र में साइलेंस जोन क्या होता है, उसको कहते हैं नीरो जोन, यानी कि विनाशी व्यतिकरण के कारण। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग प्रकाश देखेंगे, तो समय देख लेते हैं थोड़ा। यह भी 20 मिनट का वीडियो होगी। आशा करते हैं कि अगले बार हम लोग प्रकाश लाएंगे। तब तक धन्यवाद, और आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तथा इस बार दरोगा बिहार एसआई का एग्जाम हो या बीपीएससी का या कोई भी एग्जाम हो, उसको क्लियर करना है, उसको 4 डालना है। इसी बात के साथ फिर अगली बार मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।